पदों पर बैठे लोगों की जाति की बात करना गलत है, उसकी सोचना भी गलत है। वो देश के राष्ट्रपति हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया भर में जो एनआरआई रह रहे हैं उनके महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से राजनीति दूसरों से जाति पूछते हैं, और जब राहुल गांधी से पूछ लिया गया तो मिर्ची लग गई, तो दुख हो गया उन्हें। तो इसीलिए इन सब चीजों से अलग हटके देश के विकसित भारत की बात करनी है। आरक्षण के नाम पे केवल डंडा उठा के। अब मैं पूछता हूं, आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपने चक्का जाम किया? उस ट्रेन के यात्रियों से पूछा, जो ट्रेन का यात्री अपने बड़े भाई, अपने पिता, अपनी माता, अपनी दादी, नानी, मौसी की अंतिम संस्कार करने जा रहा हो, क्या आपने उस ट्रेन के यात्री से पूछा रोकने से पहले? वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा, वो अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, अपने उसका चेहरा नहीं देख पाएगा और अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेन को रोक रखा है। ट्रेन के आगे आप लेट गए, आपने आंदोलन किया, आपने बसें चला, स्कूल के बच्चों की पीली बस, जो स्कूल के बच्चे जा रहे थे घर, उस बस को आपने जलाने के लिए। क्या ये आंदोलन है? क्या ये प्रदर्शन है? क्या ये आरक्षण? आपने उस स्कूल के बच्चों की जाति पूछी क्या? आपने उस स्कूल के बच्चों का धर्म पूछा क्या? लेकिन लोगों में कैसी भावना है? क्या वो माँ बाप सोचेंगे आपके आंदोलन को लेके, जिन्होंने अपने लाडलों को, जिन्होंने अपनी बहन बच्चियों को, बेटों बेटियों को स्कूल भेजा है, और आप उस बस को जलाने के लिए जा रहे हैं, उनको मारने जा रहे हैं? ये आंदोलन है, ये सभ्यता है, ये संविधान है, ये कानून है, ये भारतीय न्याय संहिता है, ये प्रदेश सरकारें चाहती, ये राजनीतिक दल का मुद्दा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपने राजनीतिक पार्टी का जब गठन करा था तो ऐसा आपने बोला था कि हम स्कूल में जाती हुई बसों को जलाएंगे अपने आंदोलन में। ये गलत है, ये आंदोलन का कुरूप है, ये कुरूपता है। इस आंदोलन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर नुकसान पहुंचाने का काम है, षड्यंत्र है, साजिश है, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है। और इस पर कानून सख्त होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार को मजबूती से उस पर आगे आना चाहिए। देखिए, राजनीतिक कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर वो बेवफा हुए हैं अपनी सरकार से, अगर उनमें कुछ मन में आया है, तो कुछ न कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी, सरकार की मजबूरियां रही होंगी, सत्ता की मजबूरी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपने परिवार, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश के खाद्य मंत्री के रूप में इस देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आशा करते हैं युवा जोश, युवा तुर के आधार पर चिराग उन घरों में भी चिराग जलाने का प्रयास करेंगे जिन घरों में वर्षों से अंधेरा। हनुमान है, तो क्या हनुमान सत्ता से नाखुश है क्या? नहीं, हनुमान कभी राम से नाखुश नहीं हो सकता। वो सत्ता आएगी जाएगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन हनुमान उनके व्यक्तिगत निजी संबंध हैं, उस आधार पर चिराग पासवान की है बात, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद में फिर चंद्रशेखर आज़ाद अभी 11 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, संवैधानिक हिस्सा है, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन विरोध मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। विरोध किसी गंभीर विषय को लेकर होना चाहिए, तो सरकार भी उसको मानने के लिए कटिबद्ध होती है। अभी जिस आरक्षण क्रीमी लेयर को लेके विरोध किया जा रहा है, उसमें विरोध करने वालों को पता ही नहीं है कि हम विरोध किस लिए कर रहे हैं। उनसे पूछिए, बात करिए, वो कहते हैं मैं तो उस पार्टी का हूं, क्यों विरोध कर रहे हो? मुझे बायोडाटा देना है, इसलिए फोटो चाहिए, हरियाणा में चुनाव है, एमएलए का बायोडाटा देना है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं, मुझे विरोध के फोटो चाहिए, विरोध की बाइट चाहिए, विरोध की आईडी चाहिए, विरोध के अखबार में छपने चाहिए। उन्हें पता ही नहीं। उनसे पूछो क्रीमी लेयर क्या है, गरीब क्या है, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित परिवार कौन से हैं जो आज़ादी के, स्वतंत्रता दिवस के 78 साल बाद भी अभी वो मोची जो चौराहे पर बैठा, उसको कई पीढ़ियां बीत गईं, आज भी वो वहीं बैठा है। उसको कब मिलेंगी सुविधाएं? उसका बेटा कब बनेगा, पढ़ेगा, एमबीबीएस कब बनेगा, कब वो बनेगा आईएएस आईपीएस? हिस्सेदारी जो मिलता है आरक्षण के माध्यम, उसको तो वही खा लेते हैं क्रीमी लेयर, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आरक्षण की बीमारी। अब कोई कहे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने ताल कटोरा में इंडोर स्टेडियम, क्या मैं गया, बुलाया गया अतिथि के रूप में? जीतन राम मांझी जी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, और सब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मैं आरक्षण छोड़ूंगा
तभी किसी न किसी जरूरतमंद को वो आरक्षण मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, उसकी पैसे मिलेंगे, उसका शिक्षा। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में सरकार बनी तो गैस की बड़ी किल्लत थी। मोदी जी ने इस देश के लोगों से एक अनुरोध किया, एक रिक्वेस्ट की, एक अपील की कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं गैस पर वो सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। वो सब्सिडी कहां गई? मोदी जी के घर नहीं गई, वो सब्सिडी योगी जी के घर नहीं गई, वो सब्सिडी ऊर्जा मंत्री के घर नहीं गई, वो सब्सिडी उन घरों में गई है जो इस देश की महिलाएं, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित परिवार की महिलाएं वर्षों से जंगलों में लकड़ियां चुन चुन के लाती थी और उनसे खाना बनाती थी। उनकी आंखें में आंसू आते आते धुएं से पथरा गई थी, उनकी नजर कमजोर हो गई थी। उन घरों में वो सब्सिडी जब यहां से हटी तो मोदी जी ने उन घरों में मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचाए, चूल्हे दिए। आज वो खुशहाल हैं। आज उनका जो जंगल में जाती थी उनका यौन शोषण हो जाता था, उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न हो जाता था, लकड़ी लेने जाना पड़ता था। तो ये व्यवस्था कहां से आई? जब गैस सिलेंडर घर पहुंचे, आज वो सुरक्षित है। पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं मोदी जी जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा हम इस देश में शौचालय बनाएंगे। शौचालय, लोग आश्चर्यचकित रह गए। देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया देख रही है और लाल किले की प्राचीर से हमारा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, लोकतंत्र की जननी वाला देश, शौचालय बनाने की बात कर रहा है लाल किले से। लेकिन वो यथार्थता में लाते लाते कितना टाइम लगा और आज हर घर के आगे शौचालय है, हर घर के आगे इज्जत घर है, हर घर के आगे जल कल योजना है, हर घर के आगे नल से पानी आ रहा है। अब हमारी बहन बेटियों को सुबह 3 बजे और 4 बजे उठ करके जंगल में नहीं जाना पड़ता है, खेतों में नहीं जाना पड़ता है। पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, क्या करें वो नित्य क्रिया, तो वो सुबह सुबह जाती। वहां उनका यौन शोषण होता था, शारीरिक शोषण होता था, इव टीजिंग होती थी, लेकिन मोदी जी ने वो सब चीजें खत्म की और वो सपना जो लाल किले से बोला था, इज्जत घर के रूप में, शौचालय के रूप में, किसी रूप में, वो सब बन के आज देश भर में तैयार है जाने। तो ये आरक्षण भी उसी तरह की बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाती हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति। तो सोचिए, उन्होंने बड़ी गंभीरता के पूर्वक इस बात को कहा, इस बात को बोला, इस बात को रखा। क्यों रखा? जिससे कि उस शोषित वंचित समाज के व्यक्ति को, जो आज 78 साल के बाद भी उसकी बहन बेटी को कुछ नहीं मिला, उसके बेटे को कुछ नहीं मिला, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, आज भी वो वहीं का वहीं है। और जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, क्या क्रीमी लेयर के लोग जिसकी 4 गाड़ियां खड़ी हैं, जिसके 4 मकान हैं, जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, जिसके घर सोना भरा हुआ है, क्या उसे फ्री में फॉर्म भरने की जरूरत है? नहीं। क्या उसे आरक्षण की जरूरत है? क्या उसे इस चीज की जरूरत है? नहीं, उसे जरूरत है। यही समझने की बात। विपक्ष मुद्दा तो बना रखिए ना। विपक्ष मुद्दा केवल मुद्दा बनाने के लिए है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है, इस देश को जातिवाद के नाम पर बांटने के लिए है। इस देश में जो अब हरियाणा और जो चुनाव होने वाले हैं उनमें अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए है। विपक्ष जानता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से जातिवाद हो गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी जातिवाद करते हैं। अब मुझे बताइए, देश की महामहिम जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो किस जाति की है? आदिवासी। आदिवासी समाज का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। देश के माननीय प्रधानमंत्री किस जाति से? ओबीसी से आते हैं, आदिवासी हो गए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन राष्ट्रपति थे? महादलित समाज के राजनीति थे ना राष्ट्रपति। तो जो सर्वोच्च पद पर बैठने की क्षमता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री ओबीसी जाति के प्रधानमंत्री हैं, बने हैं ना। जबकि इन पदों पर बैठे लोगों की जाति की बात करना गलत है।
उसकी सोचना भी गलत है। वो देश के राष्ट्रपति हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया भर में जो एनआरआई रह रहे हैं उनके महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से राजनीति दूसरों से जाति पूछते हैं, और जब राहुल गांधी से पूछ लिया गया तो मिर्ची लग गई, तो दुख हो गया उन्हें। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से अलग हट के देश के विकसित भारत की बात करनी है। हमें आगे 2047 में कैसा भारत बनाना है, हमें किस तरह का भारत बनाना है, 100 साल की आज़ादी के बाद वाला कैसा भारत होगा जो दुनिया देखे, ये ज़रूरी है कि सन 1945 में आज़ाद हुए हम, और 2047 में हम कैसे भारत होंगे। तो ये हमें देखना है, इसमें जाति से ऊपर उठना है। हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी है, जबकि आरक्षण दुनिया में कहीं नहीं है। ये आरक्षण की जो बात भारत में है, भारत में नौकरी देते समय क्या देखा जाता है? जाति का सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कोटा। दुनिया में नौकरी देते समय क्या देखा जाता है? योग्यता, एबिलिटी, आईक्यू लेवल, जनरल नॉलेज, उस पर कितनी उसकी पकड़ है, ये देखा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भावनाओं के आधार पर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही, विधि सम्मत, तर्क संगत आदेश दिया है, और आदेश को पालना चाहिए, और राजनीतिक दलों को उससे इतर हटकर सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन आप उस गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली में कितने सफाई कर्मचारी हैं? आज भी परमानेंट नहीं है। सफाई कर्मचारी हैं, क्या सफाई कर्मचारी को ही ठेका है सफाई का? गंदगी तो सब करते हैं, सारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग करते हैं, तो फिर वही क्यों सफाई करें? लेकिन सफाई कर्मचारी आज भी टेम्परेरी हैं, एडहॉक पे हैं, ठेकेदारी पे हैं, जबकि उन्हें परमानेंट कर दिया जाना चाहिए, जिससे वो पूर्ण आस्था और भावना के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी करें। मोदी जी ने वाराणसी में जब ये सम्मेलन किया सफाई कर्मचारियों के साथ, कुर्सी हटा दी, उनके साथ जमीन पे बैठे। ये भावना किसमें है? क्या भावना अन्य दलों में है? क्या ये भावना है? बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, क्या वहां दलित, शोषित, वंचित समाज का उठाव हुआ, ऊपर पहुंचा, उसे ऊपर भेजा गया, उसे ऊपर लाया गया, उसे ऊपर पहुंचाया गया? क्या उसकी खुशी की बात की गई? इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मार्च 2020 के बाद से आज 2024 चल रही है, उसमें मुफ्त में राशन देने की बात की कि कोई पेट भरा रहे, भूखा न रहे। स्कूलों में पहले क्या मिलता था? आज स्कूलों में बच्चे के साथ समस्या हो जाती है कि बच्चा आज घर में खाना नहीं है, तो बच्चा तो स्कूल जाएगा, कम से कम उसे स्कूल जाने पर भरपेट भोजन तो मिल जाए। ये सोच है हमारी भारत सरकार की, ये सोच है हमारे देश की सरकारों की, ये सोच है हमारे प्रदेशों की सरकारों की, जिसके तहत ये काम होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। आरक्षण के नाम पे केवल डंडा उठा के, अब मैं पूछता हूं, आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपने चक्का जाम किया? उस ट्रेन के यात्रियों से पूछा? जो ट्रेन का यात्री अपने बड़े भाई, अपने पिता, अपनी माता, अपनी दादी, नानी, मौसी की अंतिम संस्कार करने जा रहा हो, क्या आपने उस ट्रेन के यात्री से पूछा रोकने से पहले? वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा, वो अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, अपने उसका चेहरा नहीं देख पाएगा, और अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा क्योंकि आपने ट्रेन को रोक रखा है। ट्रेन के आगे आप लेट गए, आपने आंदोलन किया, आपने बसें चलाई, स्कूल के बच्चों की पीली बस, जो स्कूल के बच्चे जा रहे थे घर, उस बस को आपने जलाने के लिए, क्या यह आंदोलन है? क्या यह प्रदर्शन है? क्या यह आरक्षण? आपने उस स्कूल के बच्चों की जाति पूछी क्या? आपने उस स्कूल के बच्चों का धर्म पूछा क्या? लेकिन लोगों में कैसी भावना है? क्या वो माँ बाप सोचेंगे आपके आंदोलन को लेके, जिन्होंने अपने लाडलों को, जिन्होंने अपनी बहन बच्चियों को, बेटों बेटियों को स्कूल भेजा है, और आप उस बस को जलाने के लिए जा रहे हैं, उनको मारने जा रहे हैं? ये आंदोलन है, ये सभ्यता है, ये संविधान है, ये कानून है, ये भारतीय न्याय संहिता है, ये प्रदेश सरकारें चाहती, ये राजनीतिक दल का मुद्दा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपने राजनीतिक पार्टी का जब गठन कराया था तो ऐसा आपने बोला था कि हम स्कूल में जाती हुई बसों को जलाएंगे अपने आंदोलन में। ये गलत है, ये आंदोलन का कुब्र रूप है।
ये कुरूपता है इस आंदोलन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर नुकसान पहुंचाने का काम है, षड्यंत्र है, साजिश है, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है। और इस पर कानून सख्त होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार को मजबूती से उस पर आगे आना चाहिए। आंदोलनकारी के पर लाठियां चार्ज हुई बिहार में और यूपी में। आंदोलनकारी से पूछिए उनकी मांगे क्या थी। मैंने पूछा, जी। मैंने क्या मांगे हैं, रास्ता रोक के पूछा, मैंने गाड़ी रुकवा के, आपकी क्या मांगे हमें नहीं पता, हम तो सड़क जाम करेंगे, हम तो टायर जलाएंगे। जी। मैंने कि इस टायर जलाने के पीछे जो बच्चे बस में जाके एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसको जीवन में आखिरी मौका रह गया, आखिरी लास्ट, वही उसकी नौकरी का आखिरी जी। पड़ाव है, आपने उसका इम्तहान खराब कर दिया, आपने उसका इंटरव्यू रोक दिया, आपने उसे नहीं जाने दिया, वो क्या फील करेगा, उसके दिमाग में तुम्हारे जीवन भर आंदोलन के लिए क्या सोच बनी। तो ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। हमें अपने देश को कैसे चलाना है, हमें अपने देश को कैसे संभालना है, हमें अपने देश को कैसी व्यवस्थाओं से चलाना है, ये देखने की बात सर है। वही देखा जा रहा था कि सत्ता दल में जो है चिराग पासवान है, लेकिन वो वहाँ आरक्षण का समर्थन किए और ये 21 अक्टूबर को जो भारत बंद हुआ उसका समर्थन किए, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर वो बेवफा हुए हैं अपनी सरकार से, अगर उनमें कुछ मन में आया है, तो कुछ न कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी, सरकार की मजबूरियां रही होंगी, सत्ता की मजबूरी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपने परिवार, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए इस देश के खाद्य मंत्री के रूप में इस देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आशा करते हैं युवा जोश, युवा तुर्क के आधार पर चिराग उन घरों में भी चिराग जलाने का प्रयास करेंगे जिन घरों में वर्षों से अंधेरा था। चिराग पासवान को माना जाता है मोदी जी का हनुमान, कहते हैं कि मोदी जी का हनुमान है, तो क्या हनुमान सत्ता से नाखुश है क्या? नहीं नहीं नहीं, हनुमान कभी राम से नाखुश नहीं हो सकता। वो सत्ता आएगी जाएगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन हनुमान उनके व्यक्तिगत निजी संबंध हैं, उस आधार पर चिराग पासवान की है बात, उसमें ऐसी